सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है, हमारा चल रहा है क्लास 12th के बायोलॉजी का चौथा चैप्टर, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि जनन स्वास्थ्य। तो आज इस चैप्टर का 10वां पार्ट होने वाला है। और अच्छी बात यह है कि आज चैप्टर का सबसे लास्ट पार्ट है, क्योंकि इस चैप्टर में आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है बाध्यता, जिसको बोलते हैं इनफर्टिलिटी। अब इनफर्टिलिटी होता क्या है, किस तरीके से इससे छुटकारा पाया जा सकता है, और वे दंपतियां यानी कि वे महिला या पुरुष जो संतान की उत्पत्ति करना चाहते हैं और उनमें संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही है, तो उनके लिए कुछ तकनीकें आपको बताई जाएंगी जिसके यूज द्वारा वो दंपतियां नए संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं। तो इन्हीं चीजों के बारे में आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग इस सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको हर एक बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस सेशन की। तो जैसा कि हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है बाध्यता, जिसको बोलते हैं क्या है, इनफर्टिलिटी। क्या इनफर्टिलिटी। अब ये जो बाध्यता होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, तो यहाँ पर देखिएगा, बाध्यता का मतलब जनन योग्य ना होना। क्या जनन योग्य ना होना, यानी कि ऐसी दंपतियां, ऐसे महिला या पुरुष जो जनन योग्य नहीं होते हैं, उनमें क्या पाई जाती है, उनमें इनफर्टिलिटी यानी कि बाध्यता पाई जाती है। अब यहाँ पर आपको बाध्यता से संबंधित 3 शब्दों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसको अगर आप समझ लेते हैं तो आपके लिए ये जो टॉपिक है काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहला शब्द है क्या, फर्टिलिटी। क्या फर्टिलिटी। अब ये जो फर्टिलिटी शब्द है, इसका मतलब होता है कि जनन योग्य होना। कहीं ना कहीं अगर इसी फर्टिलिटी शब्द के सामने हम इन लगा देते हैं तो क्या कहलाता है, इनफर्टिलिटी, जिसका मतलब क्या होता है, जनन योग्य ना होना। तो जनन योग्य ना होने को क्या कहते हैं, इनफर्टिलिटी कहते हैं। और जनन योग्य होने को क्या बोला जाता है, फर्टिलिटी बोला जाता है। जो दंपतियां जनन कर सकती हैं, नए संतान की उत्पत्ति कर सकती हैं, उनमें क्या पाई जाएगी, उनमें पाई जाएगी फर्टिलिटी। और जिनमें जनन योग्य नहीं होते हैं, जो नए संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं, उनमें क्या पाई जाती है, उनमें इनफर्टिलिटी पाई जाती है। अब यहाँ पर एक शब्द और आता है जिसको बोलते हैं स्टेरिलिटी। अब जो स्टेरिलिटी होता है, इसका मतलब होता है कि जिन व्यक्तियों में जो उनका जन्मांग होता है, अगर उसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, यानी कि गैमेट नहीं बनता है, तो इस स्थिति को क्या बोलेंगे, हम स्टेरिलिटी बोलेंगे। अब याद रखिएगा, गैमेट का ना बनना क्या कहलाता है, एंजियोस्पर्मिया कहलाता है। यानी कि जिनमें बोल सकते हैं गैमेट नहीं बनता है, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्मिया बोलते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको छोटा सा पॉइंट बता रहा हूं कि अगर एक सामान्य पुरुष की बात की जाए, यानी कि एक सामान्य पुरुष की बात की जाए, तो उसका जो वीर्य होता है या सीमन होता है, उसमें कितने शुक्राणु की संख्या होती है, तो उसमें 20 से 30 करोड़ स्पर्म पाए जाते हैं। कितने, 20 से 30 करोड़ स्पर्म की संख्या होती है एक सामान्य मनुष्य के सीमन में। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिएगा, लेकिन अगर सीमन में स्पर्म की संख्या कम होकर या घट करके कितना हो जाए, 10 से 20 लाख हो जाए, कितना, 10 से 20 लाख हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, मनुष्य, वो इनफर्टाइल कहलाता है। यानी कि कह सकते हैं वो बाध्य है, वह संतान की उत्पत्ति करने योग्य नहीं है। क्यों, क्योंकि उसके कहीं ना कहीं सीमन में स्पर्म की संख्या बहुत कम है, और उतने स्पर्म कहीं ना कहीं सर्वाइव नहीं कर पाएंगे फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब याद रखिएगा, ये जो 10 से 20 लाख यानी कि स्पर्म की जो संख्या कम हो गई है, इसको, इस स्थिति को क्या बोलते हैं, तो इस स्थिति को बोला जाता है ओलिगोस्पर्मिया। क्या बोला जाता है, ओलिगोस्पर्मिया। तो ओलिगोस्पर्मिया वह स्थिति है जब क्या होता है, किसी भी पुरुष के वीर्य या सीमन में शुक्राणुओं की संख्या घट जाती है, और घटकर कितनी हो जाती है, 10 से 20 लाख या इससे भी कम हो जाती है। तो इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं। यहाँ पर ये 3 चीजें आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये जो इनफर्टिलिटी है या बाध्यता है, इसको खत्म कैसे किया जा सकता है। यानी कि जो दंपत्ति नए संतान उत्पन्न करने की इच्छुक है, उनमें हम कैसे इस, बोल सकते हैं, स्थिति को खत्म कर सकते हैं, जो कि बाध्यता है। अब यहाँ पर देखिएगा, इस इनफर्टिलिटी से पीड़ित क्या होता है, इन इनफर्टिलिटी से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा नए संतान की उत्पत्ति कराने के लिए कुछ तकनीकों का यूज किया जाता है। क्या, कुछ तकनीकों का यूज करते हैं, और उन्हीं तकनीकों को क्या बोलते हैं, हम सहायक जनन प्रौद्योगिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सहायक जनन प्रौद्योगिकी बोलते हैं, जिसको बोला जाता है इंग्लिश में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, जिसे शॉर्टकट में ART बोलते हैं। तो ART या सहायक जनन प्रौद्योगिकी वह तकनीक होती है जिसके द्वारा ऐसी दंपतियां जो इनफर्टाइल हैं, जिनमें इनफर्टिलिटी यानी कि बाध्यता पाई जा रही है, उनमें नए संतान की उत्पत्ति की जा सकती है। यहां पर इसका सिंपल सा मीनिंग ये था। अब हम बात करने वाले हैं कौन कौन सी सहायक जनन प्रौद्योगिकियां हैं जिसके द्वारा हम नए संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं किसी भी इनफर्टिलिटी से पीड़ित बोल सकते हैं दंपतियों के अंदर। तो सबसे पहला जो आता है टेक्निक, उसको बोला जाता है क्या, परख नली शिशु। क्या बोला जाता है, परख नली शिशु, या इसी को बोलते हैं इंग्लिश में टेस्ट ट्यूब बेबी। इसी का एक और नाम होता है जिसको हम पात्र निषेचन बोलते हैं, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पर ये होता क्या है, इस प्रोसेस में होता क्या है, तो यहाँ पर देखिएगा, इस प्रक्रिया में
शुक्राणु यानी कि मेल से क्या लिया जाएगा, उसका शुक्राणु ले लिया जाएगा जिसे हम स्पर्म बोलते हैं, और फीमेल से उसका अंडाणु ले लिया जाएगा। उनका निषेचन शरीर के बाहर टेस्ट ट्यूब में कराया जाता है। इस प्रक्रिया में मेल का जो बोल सकते हैं स्पर्म होता है और फीमेल का जो ओवम यानी कि अंडाणु होता है, उनका निषेचन कहाँ कराया जाता है, शरीर के बाहर। कहाँ पर, टेस्ट ट्यूब के अंदर। इसीलिए इसका नाम क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या नाम है, टेस्ट ट्यूब बेबी। कहीं ना कहीं निषेचन कहाँ पर हो रहा है, शरीर के बाहर टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है, पहला टेस्ट ट्यूब। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी नाम है। अब बात करते हैं जिससे युग्मनज यानी कि जाइगोट बन जाता है। क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है, और इस जाइगोट को हम स्त्री में स्थानांतरण कर देते हैं। अब स्त्री में किस भाग में स्थानांतरण किया जाता है, इसको हम देखने वाले हैं। यहाँ पर देखिएगा, यदि जो युग्मनज है यानी कि जो जाइगोट बना है निषेचन से शुक्राणु और अंडाणु के, अगर वह 8 कोष की अवस्था में है, कितनी, 8 कोष की अवस्था में है, तो उसको कहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा, हम कहाँ पर करते हैं ट्रांसफर, ZIFT करते हैं। ZIFT का मतलब होता है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। यानी कि कहीं ना कहीं जो जाइगोट है जो 8 कोष की अवस्था में है, यानी कि उसके अंदर 8 ब्लास्टोमियर बन चुके हैं, तो उसको हम फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित कर देते हैं फीमेल के। और दूसरा होता है क्या, अगर जो जाइगोट है वो 8 कोष की अवस्था से ज्यादा है, तो उसको हम कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, तो उसको सीधे फीमेल के यूट्रस यानी गर्भाशय में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, IUT बोला जाता है। IUT का मतलब होता है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। क्या, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तो इस तरीके से आपने पहला टेक्निक आपने पढ़ लिया, जो कि इनफर्टिलिटी को किसी भी दंपत्ति में खत्म करने के लिए अपनाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं परख नली यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी, या इसी को पात्र निषेचन यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसे क्यों कहा गया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं शरीर के बाहर हो रहा है निषेचन की प्रक्रिया, इसीलिए इसे हम बोलते हैं क्या, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये आपका पहला तकनीक था जिसके द्वारा इनफर्टिलिटी को खत्म किया जा सकता है। अब बात करते हैं अगली तकनीक को। तो जो अगला आपका टेक्निक होता है उसको हम बोलते हैं गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। क्या, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, या इसी को बोला जाता है GIFT। जी से होता है गैमेट, I से इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ये इसका क्या होता है, पूरा नेम होता है। अब बात करते हैं ये कि होता क्या है, इस प्रोसेस में होता क्या है। तो जिन स्त्रियों या पुरुषों में युग्मक नहीं बनते हैं, क्या, ऐसे महिला या पुरुष जिसमें युग्मक का निर्माण नहीं हो रहा है, उनमें इस विधि का प्रयोग किया जाता है या उनमें इस विधि को अपनाया जाता है। अब किया क्या जाता है इसमें, तो देखिएगा, इसमें दाता स्त्री से क्या लेते हैं, उसका अंडाणु ले लेते हैं, यानी कोई डोनर स्त्री होती है जिससे हम उसका ओवम यानी कि अंडाणु ले लेंगे, और कोई दाता पुरुष होगा जिससे हम उसका क्या ले लेते हैं, शुक्राणु या स्पर्म ले लेते हैं। अब इन दोनों का क्या करते हैं हम, इन दोनों को स्त्री के फैलोपियन ट्यूब में क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं फैलोपियन ट्यूब में क्या हुआ है, किसका स्थानांतरण हुआ है, क्या जाइगोट का स्थानांतरण हुआ है, बिल्कुल नहीं, जाइगोट का स्थानांतरण नहीं हुआ है, यहाँ पर गैमेट का स्थानांतरण हुआ है, यानी कि युग्मकों का, मेल युग्मक और फीमेल युग्मक, जिसको हम बोलते हैं शुक्राणु और अंडाणु, उनको कहां पर स्थानांतरित कर दिया गया है, फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में, या अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी जिसे हिंदी में बोला जाता है, उसमें ट्रांसफर कर दिया गया है। तो इसीलिए इस पूरी प्रोसेस का बोलते हैं हम गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर यानी कि GIFT। तो इस प्रोसेस को आप लोग याद रखेंगे। अब बात करते हैं तीसरा तकनीक क्या होता है। तो जो तीसरा तकनीक है उसको हम बोलते हैं AI का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब इस प्रोसेस में करते क्या है, तो जिन पुरुषों में शुक्राणु यानी कि जो स्पर्म होता है वो नहीं बनते हैं, यानी कि जिन पुरुषों में शुक्राणु नहीं बनते हैं उनमें इस विधि को अपनाया जाता है। ठीक है, अब होता क्या है इसमें, तो इसमें किसी दाता पुरुष से क्या ले लेते हैं, उसका स्पर्म यानी कि शुक्राणु ले लेते हैं, और उसको लेकर के स्त्री के योनि या गर्भाशय में स्थानांतरित कर देते हैं। अब होता क्या है, अब हम जब शुक्राणु को स्त्री के योनि या गर्भाशय में स्थानांतरित करते हैं तो वो शुक्राणु कहां पर जाएगा, इसके अंडाणु के पास जाएगा और अंडाणु को निषेचित कर देगा, जिसके कारण महिला आगे चल करके गर्भधारण कर लेगी। तो इस तरीके से क्या होता है आपका AI यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है। अब आखिरी में आपका एक और छोटा सा टॉपिक रह जाता है, इसको बोलते हैं क्या, ICST। क्या बोलते हैं, ICST यानी कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इजैकुलेशन। क्या बोलते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इजैकुलेशन या इंजेक्शन बोलते हैं। अब होता क्या है इसमें, तो इसमें शुक्राणु को सीधे कहां पर ट्रांसफर कर दिया जाता है, ओवम के अंदर, यानी कि जो ओवम यानी कि अंडाणु होता है फीमेल का, उसमें सीधे ले जाकर के स्पर्म को डाल दिया जाता है। तो ये कहलाता है आपका ICST, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इजैकुलेशन। तो आपका ये 4 तरीके का ऐसा तकनीक था जिसके द्वारा बाध्यता को खत्म किया जा सकता है किसी भी दंपत्ति के अंदर। तो आई होप आपको ये सारे तकनीक समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको सारी बातें समझ में आई हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
तो फिर मिलेंगे एक नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, जय हिंद।